फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी औरत भाग 1। मधु का पति चंदन हिंदी सीरियल में काम करता था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखरेख करना। जब उसकी शादी मधु से होनी तय हुई थी तब उसने पहले बताया था कि मैं भी प्रोडक्शन का काम देखता हूँ, धीरे धीरे आगे फिल्मों और सीरियल में एक्टिंग भी करने लगूंगा। मधु दिखने में सुंदर थी, उसे हिंदी सीरियल पसंद थे। चंदन को मधु बहुत पसंद आई, उसने खूब मनाया समझाया और मधु ने शादी के लिए हामी भरी। चंदन ने मधु को बताया तो सच था, लेकिन चंदन को इतना भी पता नहीं था कि कैमरे पर एक्टिंग करना कोई हलवा पूड़ी खाने जैसा नहीं है। उसके लिए बहुत किताबें पढ़नी होती है, भाषा उच्चारण एवं संवाद शैली स्वच्छ होना चाहिए। वह सोचता था कि सब कुछ सरलता से हो जाएगा। उसने मधु को मुंबई के नए नए सपने दिखाए और मधु देखती बुनती चली गई। दोनों के बीच आपस में खूब प्रेम था। गांव से बाहर मुंबई जाने की बात को लेकर तो मधु उसके दिल से ऐसे चिपक गई थी जैसे मधुमक्खी छत्ते के चिपक जाती है और से फूलों का रस पीने के लिए ही छत्ते से दूर जाती है, फिर भी छत्ते को नहीं छोड़ती, क्योंकि छत्ता ही मधुमक्खी के जीने की असली वजह बन जाता है। मधु ने भी मुंबई के सपने को दिल से चिपका लिया था। मधु छोटे से छोटे काम में भी चंदन का हाथ बटाती थी। मधु हमेशा उपन्यास, किताबी कहानियों की कल्पना में घूमती रहती थी। उसे वास्तविकता में जीने की सहज आदत नहीं थी, या वो समाज के छल छलावे और मायावी वास्तविक संसार से नाता नहीं रखना चाहती थी। उसका मन तितली की तरह उड़ान भरता था, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। उन कल्पनाओं के बगीचे में एक से बढ़कर एक शानदार खुशबू वाले रंग बिरंगे फूल थे। चंदन के सर पर माता पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। चंदन का लालन पालन उसके ताऊ जी ने किया था। अपनी ताई के तानों से वह तंग आ गया था। वह एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था, साथ ही साथ उसका साथ देने वाली जीवन संगनी चाहता था जो उसके संघर्ष और सुख दुख में साथ दे। गांव में किसी की बारात में गया था चंदन। बारात किसी दूसरे गांव में गई थी। बस वही बारात में चंदन ने मधु को पसंद किया और किसी की मदद से रिश्ते की बात चलवाई थी। इस तरह दोनों की शादी हुई थी, बहुत ही साधारण ढंग से एक मंदिर में। शादी के 3 महीने बाद चंदन के साथ उत्तराखंड से निकलकर मधु मुंबई चली आई। ट्रेन में उसने बाहर के नज़ारे देखे तो जल्दी जल्दी पहुंचने का मन हुआ। रास्ते भर मधु मुंबई की फेमस जगह पूछती रही। चंदन के मन में कई तरह के द्वंद चल रहे थे, क्योंकि चंदन ने मधु के यहाँ रिश्ता जोड़ने में 2-4 झूठी बातों का पुल तैयार किया था और जिसका पता मधु को नहीं था। चंदन को डर था कहीं वो झूठा पुल टूट ना जाए, और टूटेगा तो बहुत नुकसान होगा। मानव का मन भी बड़ा अजीब है, उसे होने वाली घटना का अनुमान हो जाता है, लेकिन चेतना घटना घटने के बाद ही जागती है, और जब जागती है तो मन को तीखा दर्द सहना पड़ता है। देह से दर्द दूर होने के बाद भी स्मृतियों में दर्द शेष रह जाता है। इन्हीं द्वंद ने चंदन के मन पर घेरे डालने शुरू किए। चंदन ने कहा, मधु तुम बहुत अच्छी हो, मुझे ईश्वर की कृपा से इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली है। एक बात कहूँ? मधु, कहूँ ना? चंदन बहुत ही प्रेम से बोली। चंदन, देखो मधु, थोड़ा रहने की दिक्कत होगी, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, नया कमरा खोजेंगे। मधु, और जो तुम्हारा फ्लैट था उसका क्या हुआ? चंदन, मधु मेरा कोई फ्लैट नहीं है। मधु, बहुत गलत बात है यार, तुम धीरे धीरे नई कहानी सुनाते जा रहे हो जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं। हद है यार, और मैं भी बेवकूफ़ों की तरह भरोसा किए जा रही हूँ। ये फाइनल है ना, या अभी भी कुछ बाकी है? चंदन, सॉरी यार मधु। बात सॉरी की नहीं है, बात ये है कि कोई लड़की घर परिवार छोड़कर आई है अपना, वो भी किसी के भरोसे। तुम्हें शायद पता नहीं पिताजी को किस तरह मनाया मैंने शादी के लिए, वो तैयार भी नहीं थे। अभी चुप ही रहो, वहीं पहुंचकर बात करना। चंदन झेप गया। उसे लगा कि जैसे बीवी ने नहीं बल्कि किसी अजनबी पराई औरत ने उसे बुरी तरह से बेइज्जत किया होगा। उसके मन में द्वंद फैलने लगा। होता यह है कि शादी से पहले आप इतने बड़े प्रेमी होते हैं कि कुछ भी कह जाते हैं, सोचते हैं बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन होता कुछ और ही है, जिसका एहसास धीरे धीरे एक डर के रूप में दिखता है। आपके मन और चेहरे पर
फिर आपको अपनी पिछली गलतियां याद आने लगती है। आप उन पर सुलझाने का प्रयास करते हैं और वो उलझती जाती हैं। शादी के पहले हो या शादी के बाद में दायरे में रहकर ही नपी तुले बातें कहनी चाहिए। पत्नी को अपने वो राज कभी भी पति को नहीं बताने चाहिए जिनसे लगे कि यह ठीक नहीं है, बाद में परेशानी हो सकती है। यदि किसी से मित्रता है तो बाहर ही रहने दीजिए, उसे समझदारी और परिपक्वता के साथ निभाए। आगे आपको बहुत रुचि आएगी जब आप मधु की जिंदगी के नए मोड़ देखेंगे। ट्रेन ठक ठक करती हुई बोरोवली पहुंच गई। दोनों ने सामान उतारा। सामान क्या, 2 बैग थे जिसमें दोनों के कपड़े थे और घर से लाया गया दाल चावल और कुछ मसाले। चंदन, यार मधु, एक बात कहूँ तुम्हें। मधु खींचते हुए, चुप रहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज, थकान हो गई है, कमर दर्द हो रहा है, कमरे पर लेकर चलो, मुझे चुपचाप सोना है। चंदन, सुनो तो सही एक बार। मधु, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चंदन, चलो ठीक है। फिर गहरी सांस छोड़कर, रात बहुत हो गई थी इसलिए ऑटो लिया। ऑटो वाले को भीमनगर छोड़ने को कहा। मुंबई का मौसम है ही कुछ ऐसा कि पहले ही एहसास में दिल को छू जाता है। चाहे फिर मुंबई की हवाएं हों या मुंबई की बारिश। ऑटो फर्राटे भरता तो बाहर से आने वाली ठंडी हवा मधु के बालों को बिखेर रही थी। मधु, वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना चंदन। चंदन बिल्कुल शांत रहा। उसका कुछ भी बात करने का मन नहीं था। उसका हृदय किसी बात को लेकर बैठा जा रहा था जो उसने मधु से छुपा रखा था। ऑटो एक बस्ती की तंग और गंदगी भरी गली से गुजर रहा था। मधु को हवा में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसने मुंह पर रुमाल रख लिया। ऑटो ने एक गड्ढा पार किया, फिर दूसरा, और खड़खड़ घर करके रुक गया। सुबह के 6 बज रहे थे। बाहर मेन रोड पर चाय की टपरियां खुल चुकी थी। ऑटो वाले ने पीछे गर्दन घुमाई। 120 रुपए का मीटर आया। चंदन ने रुपए दिए और दोनों पैदल आगे तंग गली में आ गए। 2-3 घरों से आगे फिर एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री और फिर रूम आया। मधु, चाबी देखो बैग में होगी। चंदन, चाबी का क्या करना, रूम खुला है। मधु, खुला होगा मतलब। चंदन, आओ यार, लाओ बैग दे दो। मधु ने नीचे लोहे की सीढ़ी पर खड़े होकर बैग चंदन को दे दिए, फिर सीढ़ी पकड़कर ऊपर चली गई। चंदन ने जूते उतारे और अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मधु की नजर गई। बाहर चप्पल और जूते बिखरे हुए थे। लगने लगा था कि चंदन और भी कुछ छिपाए बैठा था। चंदन धीमे कदमों से बिल्ली की तरह दरवाजे की तरफ आया। अरे, अंदर क्यों नहीं आ रही हो, जल्दी आओ यार। मधु ने अंदर कदम बढ़ाया। कमरा उमस से भरा हुआ था और देखा तो हैरान रह गई। मन ही मन बहुत परेशान हुई। हे भगवान, यहाँ तो 3 लोग सोए हैं। चंदन ने हाथ मधु की तरफ माफी नुमा मुद्रा में आकर हाथ जोड़े, फिर कान पकड़े, जीभ दांत के नीचे दबाई। मधु की नजर तीनों पर गई। एक मोटा सा आदमी सोया था, एक बिल्कुल लकड़ी की तरह पतला और एक 24-25 साल का लड़का। मोटे से आदमी ने बड़े ही अनमने ढंग से अपनी निक्कर के अंदर आगे की तरफ हाथ डाला था और मुंह के किनारों से लार बह रही थी। वह किसी दूसरी ही दुनिया में सोया हो, जैसे शायद परियों के बीच बैठे कोई सपने में खोया हो। सपने भी बड़े अजीब होते हैं, कितने सुंदर सपने आते हैं, लेकिन जब नींद खुलती है तो बहुत दुख होता है। कमरे में उमस की गंध उठ रही थी और पंखा ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे नीचे सोने वालों पर कोई एहसान कर रहा हो या फिर उधार ली गई हवा का किश्तों में लोन चुकाने की कोशिश में घूम रहा हो। घर घर करता घूम रहा था, जैसे पिछले जन्म का कर्ज उतार रहा हो। मधु का चेहरा बुरी तरह से रुआंसा हो गया, मानो अब रोएगी और अब रोएगी। तीनों लोगों को लांघकर एक छोटा सा कमरा था जिसमें बैग ही बैग रखे थे। ऊपर दीवार पर कपड़े लटक रहे थे। मधु चारपाई पर आकर बुझे मन के साथ बैठ गई। चंदन, कपड़े बदल लो, नहाना हो तो इस और बाथरूम टॉयलेट है, टॉयलेट जाना हो तो चली जाओ, ये लोग सुबह 11 बजे तक उठेंगे। मधु ने कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। खींचकर चारपाई को हल्की सी लात मारी और बाथरूम में चली गई। बाथरूम भी उमस से भरा हुआ था। एक शीशा टंगा हुआ था जिसमें दरार पड़ी हुई थी। मधु के सपनों का अंदर ही अंदर दम घुटने लगा और यकायक उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए टप टप चेहरे पर उतर आए। उसने अब तक ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। उसे बार बार घर की याद आ रही थी।
कैसे बिन माँ की पली बड़ी बेटी के सपनों को ठोकर लगती है, मधु महसूस कर रही थी। चंदन ने दरवाजा खटखटाया। मधु अपने चेहरे पर पानी लगाकर साफ कर कर बाहर आ गई। चंदन, सोना नहीं है, थकान लगी है, सो जाओ। मधु ने चंदन की तरफ देखा भी नहीं और सीधा आधे मुंह लेट गई। चंदन भी बगल में दरवाजा बंद करके लेट गया। चंदन दाहिने हाथ से मधु के बाल सहला रहा था, लेकिन मधु चुपचाप वैसे ही मुंह फेर कर लेटी रही। थोड़ी ही देर बाद चंदन गहरी नींद में सो गया। कुछ देर तक मधु के आंसू बहते रहे, ये सोचकर कि कमरे में न कोई प्राइवेसी है न कोई एकांत, और ये तीन लोग यहाँ क्यों हैं। चंदन ने कितना सारा झूठ बोला। मधु, हम फ्लैट में रहेंगे, गुलाबी आसमानी पर्दे होंगे, टाइल्स का चमकता किचन होगा, जिन्स टाइल्स पर फूल पत्तियां होंगी, फ्लैट से मुंबई जाएंगे, खूब घूमेंगे। चंदन की सभी बातें मधु के दिमाग में तैरने लगी। मधु ने एक बार कांता की स्टोरी पढ़ी थी। उसे लगा कहीं चंदन धोखा देकर मुझे मुंबई अकेला छोड़ेगा तो नहीं। इस तरह की बातें सोचते सोचते मधु सो गई। सपने में फूलों पर बैठने वाली रंगीन तितलियां जैसे धूप में झुलस रही हो, फूल मुरझा रहे थे। दोनों थकान के कारण बहुत देर तक सोए रहे। दोपहर को दरवाजा खटखट हुआ। चंदन उठा, देखा तो 2 बज रहे थे। दरवाजा खोला तो साथ वाला लड़का खड़ा था। चंदन, हाँ भाई मोहित, बता। मोहित, कहीं जाओगे या घर पर ही रहोगे? चंदन, थकान है तो आज तो कहीं नहीं जाऊंगा। मोहित, जाना होगा तो चाबी छोड़ जाना। चंदन, ठीक है, वैसे भाभी है तुम्हारी घर पर, टेंशन मत लो, चाबी यहीं रहेगी, तुम आराम से निकलो। मोहित, ठीक है, बाय। मोहित ने थोड़ा गर्दन ऊंची की ओर चला गया। कमरे से सभी लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे। रूम पर चंदन और मधु ही थे। चंदन ने बाहर वाला दरवाजा भी बंद किया और उछलते हुए मधु के ऊपर कूदने के स्टाइल में लेट गया। चंदन, मेरी जान उठो, कमरा खाली, अब सिर्फ तुम और मैं हैं। हाय हाय, मजे आ रहे हैं, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए, वो अब रात को ही आएंगे। मधु झट से उठी और उसने चंदन के गाल पर थप्पड़ लगाया और गुस्से से बोली, क्या क्या है ये सब? तुमने तो कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे। न जाने कब कांता के पति विनोद की तरह मुझे छोड़कर विदेश भाग जाओगे। चंदन, मधु, सुनो ना यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम अपनी ही बोलती रहती हो, दूसरे की नहीं सुनती। यार एक बात बताओ, इस रूम का किराया 8,000 रुपए है, 30,000 रुपए डिपॉजिट भरा हुआ है और ये रूम भी बहुत मुश्किल से मिला था। जरा कल गोरेगांव में ऐसा रूम 8,000 रुपए में खोज कर दिखाना। और दूसरी बात, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं 8,000 रुपए अकेले भर सकूं, इसलिए मुंबई में सभी पार्टनर के साथ रहते हैं। मधु, तो झूठी मूठी बातें किसने कही थी, तुमने या फिर मैंने? फ्लैट में रहता हूँ किसने कहा था, तुमने या फिर मैंने? और हो सकता है अभी भी तुमने कितना कुछ छुपाया है, कुछ पता नहीं तुम्हारा। चंदन, यार तुम सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब धीरे धीरे पैसे आने लगेंगे तो ले लेंगे ना फ्लैट भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर फ्लैट किराए पर क्यों लेना, खरीद ही लेंगे सीधे से। उसने मधु को गले लगाकर चूमना चाहा, लेकिन मधु ने दोनों हाथ से उसे पीछे धकेल दिया और फिर वैसे घुटनों पर हाथ बांधकर बैठी रही। शादी के पहले किए गए वादों पर मधु को खिज और गुस्सा आ रहा था। चंदन ने उसके गालों को हथेलियों के बीच लिया और माथे को चूम लिया। चंदन, मान भी जाओ यार, अब तो मान जाओ, पैर पड़ रहा हूँ तुम्हारे, प्लीज यार। मधु, मुझे बच्चा नहीं चाहिए और इस तरह के माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं। चंदन, हाँ हाँ ठीक है। मधु ने बगल में रखी पानी की बोतल उठाई और गट गट पानी पिया। चंदन ने उसे गले से लगाया और प्यार करने लगा। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना, प्रॉमिस करो। नहीं मेरी मधु, बिल्कुल भी नहीं। मधु कसकर लिपट गई। चंदन ने खींचकर उसे अपनी बाहों में लिया और गालों को चूमने लगा। मधु भी उसका साथ दे रही थी। उसने मधु के कुर्ते को उतार दिया और पागलों की तरह चूमने लगा। अब वह मधु के ऊपर था। दोनों एक दूसरे में कई घंटों तक खोए रहे। सुनहरे पलों में खोने के बाद दोनों उठकर नहाए। कपड़े बदलने के बाद दोनों ने कई देर तक बातें की। मधु चंदन की छाती से हटकर किचन की तरफ गई और अपने दोनों हाथ बांधकर मुड़ी। रैक पर पीठ टिकाए हुए, जो बिल्कुल किसी कोठी तरह छोटा सा किचन था। मधु थोड़ा सामान्य होने के बाद
चंदन से इधर उधर की बातें पूछने लगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।